अगले वक्ता है निहाल परासर जी, जो मूलतः नाटककार हैं और आपका जो नाटक है पटना का सुपर हीरो, वह चर्चित रहा है और आप 2010 से 16 तक दिल्ली में रंगमंच के साथ जुड़े रहे और काफ़ी सक्रिय रहे। तो मैं आपसे हमें उम्मीद है कि एक नए तरह का व्याख्यान सुनने को मिलेगा। मैं सम्मान के साथ निहाल परासर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इसके बाद इस सत्र के अंतिम वक्ता राहुल सिंह जी हैं, जिनके बाद जो है ये जो सत्र है वो समाप्त होगा। तो अभी निहाल परासर जी आप आए। नमस्ते। मुझे हमेशा लगता था कि लिखना शुरू करूंगा तो बोलने से बच जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दरअसल मैं थिएटर करता हूँ, ये सच है, लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ थिएटर करते हुए भी। मैं बहुत असहज हूँ स्टेज पे। और मुझे याद है कि अभी कुछ 2 साल पहले मुझे क्योंकि मैं कहानी लिखता हूँ, तो अब यही है कि आप लिखते हो तो कहीं ना कहीं आपको सुनाना होता है, बोलने के लिए बुलाते हैं। तो एक फेस्टिवल में, स्पोकन नाम का एक फेस्टिवल है, तो वहाँ मुझे कहानी बोलने के लिए बुलाया और मैंने अग्री कर लिया। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं थोड़ा किसी तरीके से सुना दूंगा। वो जब से अग्री किया और उसके बाद से जब से हुआ, वो कैसे 8 मिनट मैंने स्टेज पे काटे मैं ही जानता हूँ, और अभी भी कैसे काट रहा हूँ ये भी मैं ही जानता हूँ। लेकिन हाँ, मैं हमेशा अपने आप को एक आउटसाइडर की तरह देखता हूँ। मुझे लगता है, हो सकता है कि और ये मैं जब बोल रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि बहुत सारे प्रिविलेजेस के साथ मेरा जन्म हुआ है। उसके बावजूद भी कहीं भी रहता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं शायद उस जगह का हिस्सा नहीं हूँ। मैंने जब लिखना भी शुरू किया, जब कहानियाँ लिखनी शुरू की, अब छपना तो अभी शुरू हुआ है कुछ साल पहले, लेकिन मैं लिख तो बहुत टाइम से रहा हूँ। तो मुझे लगता था कि शायद ये एक जगह है जहाँ पे मैं अपने आप को बहुत सेफ महसूस करता हूँ। मैं वहाँ पे बेहतर महसूस करता हूँ। थिएटर करता था, लेकिन शुरुआत में मैंने एक्टिंग की थोड़ी बहुत, कॉलेज में था। उसके बाद से जब दिल्ली में थिएटर करता तो एक्टिंग करता था। तो लोगों ने बोला कि ठीक है एक्टिंग करते हो, लेकिन मैं इतना अनकंफर्टेबल हो चुका था एक्टिंग करते करते कि मैंने नाटक लिखना शुरू किया। मुझे लगा कि शायद ये ज़्यादा मेरे कंफर्ट का स्पेस होगा। फिर मैं जब मुंबई शिफ्ट किया, पहला रीज़न तो मुंबई शिफ्ट करने का एक्टर बनना ही था। और शुरुआत में कुछ काम भी किया, मैंने एड्स किए, मैंने थोड़ा बहुत टीवी के लिए काम किया, थोड़ा बहुत सिनेमा किया। लेकिन मैं बहुत ऊब गया, और ऊब से ज़्यादा मैं बहुत अनकंफर्टेबल होता था। मुझे लगता था कि मैं इस जगह को बिलोंग नहीं करता हूँ। और उसके बावजूद, और असल में मतलब मुझे लगता है कि 2019 के बाद से मैंने बहुत कम काम किया है बतौर एक्टर। बहुत बहुत ही कम काम किया है। अभी अब मैं उस स्थिति में हूँ कि मैं थोड़ा बहुत जब भी एक्टिंग करता हूँ तो वो सिर्फ दोस्तों के प्रोजेक्ट में ही काम करता हूँ, और वो सिर्फ और सिर्फ ये बहाना होता है कि दोस्तों के साथ कुछ समय बिताने को मिल जाएगा, तभी मैं काम करता हूँ। अदरवाइज मैं कुछ कमर्शियल काम एक्टिंग का तो नहीं करता हूँ। अब एक्टिंग का काम नहीं करता हूँ, लेकिन घर तो चलाना है। तो मैं राइटिंग करता हूँ, मैं फिल्मों में लिखता हूँ, मैं टीवी सीरियल लिखता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ। और अब यहाँ पे जो बहुत किसी ने तो एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि राइटिंग जब करते हैं तो कुछ द्वंद नहीं रहता एक तरह का कुछ, मतलब मैं शायद पैराफ्रेज कर रहा हूँ, लेकिन कि इकलौती जगह है जहाँ पे आप अपने कन्फ्लिक्ट के साथ नहीं होते, आप जो चाहते हैं वो लिख पाते हैं। लेकिन जब आप एक राइटर्स रूम का हिस्सा होते हैं, जब आप फिल्म लिखते हैं, तो वो सारे द्वंद जो है वो तो हटाना ही पड़ता है, क्योंकि सामने का जो फोर्स है, राइटर्स जो हैं एक राइटर रूम में, एक सिनेमा के राइटर रूम में या वेब सीरीज के राइटर रूम में, हायरार्की में बहुत नीचे हैं। और ये जब मैं किसी राइटर रूम का हिस्सा बना तभी मैं समझ पाया। उससे पहले मैं भी कोई सिनेमा देखता था और मुझे कुछ खराब लगता तो मैं राइटर्स को सबसे पहले गाली देता था। मुझे लगता था कि यार कितनी खराब राइटिंग की। और जब मैं वहाँ पे उन रूम्स का हिस्सा बनना शुरू हुआ, और मैंने देखा कि असल में राइटर के पास अ, वो पावर नहीं है वहाँ पे बोलने का, क्योंकि मैं एक शो का हिस्सा था। और जैसे ही मैंने अपने कुछ मन की बात बोलनी चाही, तो राइटर्स रूम चेंज हो गया, मुझे वहाँ से हटा दिया गया। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऐसा नहीं है कि अगर आप तो अब ये अंतर्द्वंद तो रहता है कि आप
कब तक कहाँ तक आप अपने कमर्शियल जो आपका काम है उसको कहाँ तक कर पाते हैं, किस तरह करते हैं। आप बिल्कुल ही प्रोपेगेंडा फिल्म आप करना चाहते हैं, आप उसके साथ भी कंफर्टेबल है। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जो इस तरह के फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, और जब हमसे मिलते हैं या फिर लोगों से मिलते हैं तो आपको उनकी किसी बात से ऐसा नहीं लगेगा, और रादर वो लगातार बोल रहे होंगे कि मैं तो इस तरह की फिल्म में विश्वास नहीं रखता, लेकिन फिर भी वो कर रहे होते हैं, और उनको उसके लिए अवार्ड भी मिलता है। आप भी कई सारे ऐसे एक्टर को जानते होंगे शायद जो इस तरह की फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, लेकिन वो उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, वो उनके कंफर्ट का आइडियोलॉजी है, वो उसके साथ कंफर्टेबल हैं और उनको पता है कि ये करने से उन्हें कुछ फायदा होगा और वो करते हैं। तो ये अंतर्द्वंद तो रहता है, वो बतौर अभिनेता हो, बतौर लेखक हो, कि आप कहाँ तक अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। मैं ये सब मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, मैं उनमें से ही कुछ कुछ बोल पा रहा हूँ। तो मेरे लिए, अब ये बात जो है कि मेरे लिए लेखक होना असल में क्या है मेरे लिए, मैं बचपन से ही चीज़ों को सहेज कर रखता हूँ, बहुत बीमारी के हद तक सहेज कर रखता हूँ। अगर कोई मेरे घर आ जाए तो उसको लगेगा कि मेरे जिए हुए जीवन का एक म्यूजियम है। मैं शायद 5 साल का था और किसी टीचर ने क्लासरूम में बोल दिया कि जो चॉकलेट खाते हो उसका एल्यूमिनियम फॉयल इकट्ठा किया करो। पता नहीं क्यों बोला, मैं आज तक इकट्ठा कर रहा हूँ, और ये मजाक की बात नहीं है। तो मेरी आदत हो गई, और वो ओवर द ईयर्स, तो जब भी अगर मैंने कोई चॉकलेट खाया और उसमें एल्यूमिनियम फॉयल है तो मैं वो अभी तक इकट्ठा करता हूँ, और उसके कई सारे, अब तो वो कुछ एक पूरा एक एक संदूक है मेरे पास जिसमें वो सिर्फ एल्यूमिनियम फॉयल मोड़ के रखे हुए हैं। बहुत सारे वो बॉल बन चुके हैं, बहुत सारे, वो एक के ऊपर एक चढ़ाता हूँ। लिखना भी मेरे लिए अपने जीवन को सहेज कर रखने जैसा ही है। और अब वो कैसे होता है, कितना होता है, पता नहीं। कई बार लगता है कि जो भी कुछ जिया है उसको सहेज कर रख लेंगे, लेकिन घर भी कितना ही सहेज कर रख पाते हैं, और जीवन भी कितना ही सहेज कर रख पाएंगे, लेकिन लिखते हैं। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद निहाल जी। सहेजने के क्रम में जीवन को सहेजना और बहुत कुछ सहेजना ये चलता रहता है।